आदमी बबलू श्रीवास्तव जिसके बारे में देश नहीं जानता, लेकिन वो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान, अमेरिका, ट्विन टावर, गौतम अडानी हर जगह मौजूद है। दिनांक 23 जून 2021 की सुबह हाफिज सईद के घर पर बम विस्फोट हुआ। पाकिस्तानी गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के आईजी इमरान महमूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस हमले का मास्टरमाइंड बबलू श्रीवास्तव को बताया। इसने जो काम शुरू किया था वो दाऊद के गैंग डी कंपनी में ही था। कहते हैं अपहरण जितनी सफाई से इसने किए हैं, जितने बड़े अपहरण इसने किए हैं, शायद ही किसी ने किए हों। तो एक कौन आदमी है बबलू श्रीवास्तव जिसके बारे में देश नहीं जानता, लेकिन वो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान, अमेरिका, ट्विन टावर, गौतम अडानी हर जगह मौजूद है। देखिए, बबलू श्रीवास्तव को कोई नहीं जानता ऐसा नहीं है। बबलू श्रीवास्तव को जानते क्राइम की दुनिया के लोग, क्राइम की दुनिया के लोग जानते हैं। आम दुनिया के लोग बात कर रहे हैं। जैसे भारत में लोग जानते हैं दाऊद इब्राहिम को, ठीक बात, लॉरेंस बिश्नोई को, ठीक बात, श्री प्रकाश शुक्ला को, आपके अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को। उस लेवल पे कद काट नाम में बबलू थोड़ा पीछे रहे। हाँ, बबलू असल में अंडरवर्ल्ड से जुड़ा रहा। देखिए, पहले मूल रूप से ये इसने जो काम शुरू किया था वो दाऊद के गैंग डी कंपनी में ही था। रहने वाला ये लखनऊ का ही है और कहते हैं, बताते हैं कि अपहरण जितनी सफाई से इसने किए हैं, जितने बड़े अपहरण इसने किए हैं, शायद ही किसी ने किए हों। शुरुआत में लखनऊ में एक सबसे बड़े उस समय जो पहला अपहरण जिस सेंसेशनल हुआ था लखनऊ में, वो माता बदल पंसारी का हुआ था। वो इसने अपहरण किया था। इनके गुरु और इसका एक साथी राजू भटनागर, वो भी बड़ा भारी क्रिमिनल था, बाद में एक एनकाउंटर में मारा गया। और इसका एक गुरु भी था, वो लखनऊ का ही रहने वाला था। इन लोगों ने अपहरण का कारोबार जो पहले चंबल की घाटियों में डकैतों के साम्राज्य जब चला करते थे, एक के बाद एक नाम चला करते थे, तो वो लोग पकड़ करते थे उसको। तब किडनैपी या अपहरणकर्ता, अपहृत ये शब्द नहीं थे। वो पकड़ कहते थे कि साहब उठा लाए किसी बड़े किसान को, उससे पैसा वसूल लिया। और कुछ कुछ तो ऐसा हुआ, किसी को उठा ले आए और फिर वो ना उसने पैसा दिया ना उसने छोड़ा। वो बाद में जैसे निर्भय गुजर के साथ वो श्याम करके है, दिल्ली से किडनैप करके या पकड़ करके उठाया गया था और फिर उसके बाद उसे छुड़ाने वाला कोई आया नहीं। फिर उसी गैंग में वो भी शामिल हो गया। आज की तारीख में वो भी थोड़ा बहुत काम वहीं चंबल की उसमें रिमाइंस में वो करता है, चंबल घाटी में करता है। तो बबलू श्रीवास्तव बेसिकली ये अंडरवर्ल्ड में इसकी पहचान तब से बनी जब ये इसने दाऊद के लिए काम करना शुरू किया। दाऊद एक मामले में इससे इतना इम्प्रेस हुआ, दाऊद के किसी आदमी को इसने नेपाल बुलवा के किडनैप कर लिया। कोठारी नाम के किसी व्यक्ति का कुछ 3 करोड़ रुपए बाकी था। उसने इससे संपर्क किया कि साहब 1 करोड़ हम आपको देंगे, 2 करोड़ हमारा पैसा आप वापस करा दीजिए। उस समय दाऊद इब्राहिम ने संपर्क किया था इसे मिर्जा दिलशाद बेग के माध्यम से। ये अपना बेस ज़्यादातर नेपाल में ही बना कर रखता था। फिर इसने कहा कि बिना पैसे हम नहीं छोड़ेंगे। दाऊद की बात नहीं मानी, पैसा लिया। फिर मिर्जा दिलशाद बेग से दाऊद ने कहा कि आप इनको लेके हमारे पास आइए, और आदमी जोरदार लगता है। फिर वहाँ गया और वहाँ पर इन्होंने उसको रहने की जगह दी और फिर पूरा का पूरा सिस्टम ये उठा के दुबई चला गया। फिर ये और लाइमलाइट में आया जब ये चंद्रा स्वामी के आश्रम में गया। चंद्रा स्वामी की उस समय तूती बोलती थी। कहा यह जाता है कि नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री बने उसमें चंद्रा स्वामी का बड़ा भारी हाथ था। चंद्रा स्वामी चूँकि स्मार्ट था, अंग्रेजी बोलता था और लखनऊ का पढ़ा लिखा था, अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा था, लखनऊ छात्र संघ की राजनीति में बड़ा एक्टिव था। तो ये वहाँ चंद्रा स्वामी के यहाँ रहने लगा। बड़ी बड़ी डील जो हैं चंद्रा स्वामी की वो कराने लगा। कहा यह भी जाता है कि अदनान खगोशी से जो डील हुई थी तो उसकी बात को समझने के लिए चंद्रा स्वामी ने इसको अपने यहाँ रखा था। और तमाम वहाँ कहते थे बड़े बड़े अधिकारी आया करते थे, टॉप पॉलिटिशियन वहाँ। मैंने सबका नाम भी इस किताब में लिखा है, कौन कौन वहाँ आया करता था। फिर धीरे धीरे अदावट शुरू हुई इनकी। जब ये 12 मार्च 1993 का मुंबई का ब्लास्ट हुआ जिसमें बहुत से लोग मारे गए, तो उस समय एक गुट था इसका दाऊद का, जैसे वो डी कंपनी कहता था अपने को, कंपनी का सीईओ कहता था कि सब मालिक हम हैं, मैनेजर हमारा छोटा राजन है। तो जो नॉन मुस्लिम एलिमेंट था उसमें, वो सब छोटा राजन के साथ एक एक करके जुड़ता गया। छोटा राजन हुआ, पीपी पांडे जिसको बंटी पांडे कहते हैं वो हुआ, सुभाष ठाकुर हुआ,
और बबलू श्रीवास्तव हुआ, ये सब एकजुट होने लगे उसके मुंबई ब्लास्ट के बाद कि साहब ये, क्योंकि वो कहा गया कि साहब हमने बाबरी ढांचे के गिरने का बदला लिया है, और ऐसी ऐसी जगह वो जिसमें 257 लोग शायद मारे गए थे, जहाँ तक अगर मैं करेक्ट हो तो 257 लोग उसमें मारे गए थे, निरीह लोग मारे गए थे। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो बंबई में बम धमाका हुआ था बाबरी गिरने के बाद, हाँ, उसने अंडरवर्ल्ड में भी हिंदू मुसलमान कर दिया। उसी के बाद से शुरू हुआ, वो पहली घटना थी, वो ट्रिगर पॉइंट था। मैंने इसमें जिक्र किया है कि उस समय ये लोग दुबई में थे और वहाँ पर एक मॉडर्न गेस्ट हाउस करके है रोहित शेट्टी का, इनका गैंग मेंबर था, इनका सारे पैसों का सब हिसाब किताब वही रखता था, शेट्टी, शरद शेट्टी नाम था शायद उसका। तो वहाँ वो बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, ये सारे पूरा गैंग वहाँ बैठा हुआ था। तो जैसे ही मुंबई बम ब्लास्ट की बात होने लगी तो बताया ये गया कि जब ये बात हो रही थी तो उसी समय इसके फ़ोन पर तमाम मुबारकबाद के फ़ोन आने लगे दाऊद को, लेकिन वो हाँ हूँ ही कर रहा था, शुक्रिया कर रहा था, हाँ कर रहा था, इस तरह की बातें वो कर रहा था कि किसी को क्लियर नहीं हो रहा था। तो जैसे ही उसकी बात 2-4 लोगों से होकर ख़त्म हुई तो इन लोगों ने भी, ये सब बराबर के ही थे, सब साथ में ही काम करते थे। जैसा दाऊद का दिमाग चलता था वैसे ही छोटा राजन का, बबलू श्रीवास्तव का, सुभाष ठाकुर का, ये सब सौत्या का, छोटा शकील का, सब तो ये बिल्कुल एक ही थे, सब एक थैली के छट्टे बट्टे थे। तो इन्होंने अंदाज़ लगाया कि आज तो न तो इसका मैरिज एनिवर्सरी है, न इसके बेटों की बर्थडे है, न इसका बर्थडे है, तो ये विश कौन कर रहा है, ये शुक्रिया किसको कह रहा है। तो छोटा राजन ने उससे पूछा कि भाई आज तो ऐसा कुछ है नहीं, ये कौन तुमको बधाई दे रहा है। तो उसने कहा कुछ नहीं, एक डील फाइनल हुई। तो बोले डील भी कौन सी ऐसी अकेले कर ली तुमने भाई की, हमें पता नहीं है। तो वो किसी तरह से उस बात को वो टाल गया और फिर थोड़ी देर बाद ही, 1 घंटे बाद ही, दूरदर्शन ही उस समय चला करता था, दूरदर्शन पे ये समाचार आने लगा कि दाऊद इब्राहिम का इन धमाकों में हाथ है। तो वहाँ ये सब बैठे हुए थे, एजिटेट होने लगे कि किसके साले की हिम्मत पड़ गई, कैसे ये कह रहा है, आपका नाम कैसे आया भाई। जैसे ग्रुप में जो बॉस होता है उसको तेल पानी लगाने के लिए लोग कह रहे किसकी हिम्मत पड़ी भी, मैं गिरा दूंगा, मार दूंगा, इस तरह की बातें वहाँ। तो उसने कहा नहीं ये हमारा काम नहीं है, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये टाइगर मेमन ने कराया है। तो उन्होंने कहा फिर इनको मना करो, क्यों तुम्हारा नाम इसमें टीवी में आ रहा है। तो इसने कहा कि नहीं अभी कुछ छेड़ो नहीं, इस समय ज़्यादा लोग मारे गए हैं और एजेंसी सब इसमें लगी हुई हैं, इस तरह करके। तो इनके मन में तभी डाउट हो गया कि हो न हो ये जो ब्लास्ट हुआ है ये इसी ने कराया है, दाऊद ने ही कराया है। क्योंकि देखिए जो इसकी हिस्ट्री थी, जैसे अंडरवर्ल्ड में पैसे की कमी नहीं थी, और उस ज़माने में 60 और 70 के दशक में जब हाजी मस्तान अंडरवर्ल्ड के मालिक हुआ करते थे तो वो साउथ इंडियन थे, आंध्र प्रदेश का था। उसके बाद वरदा भाई है, वरदराजन मुदलियार, वो भी साउथ के थे। तो और उस समय ये शिवसेना उभार पे थे, बाल साहब ठाकरे साहब भी, उनकी राजनीति बिल्कुल शुरू हुई थी। तो आज की तरह ऐसा नहीं था कि लोग भाग के बेंगलोर जा रहे हैं नौकरी के लिए। उस ज़माने में बम्बई की, बॉलीवुड की चमक धमक, बहुत पैसा, ये बड़ा आकर्षित करता था, और साउथ के लोग नज़दीक होने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में वहाँ रहते थे। और ये लोग चूंकि वहाँ अंडरवर्ल्ड के गुरु थे, तो अपने लोगों को, किसी को कंपनी में, किसी को फैक्ट्री में, किसी को, तो पूरा साउथ इंडियन का वर्चस्व हो गया। उससे वहाँ का जो लोकल आदमी था मराठा, उसको ये लगता था कि साहब ये बताइए बाहर से आके हम पे रूल कर रहे हैं। तो शिवसेना ने एक बड़ा भद्दा सा नारा दिया उस समय साउथ इंडियंस के लिए कि वो आप नेट पे देखेंगे, सब जगह है, बहुत अच्छा तो नहीं सुनने में लगता है, कि लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ। ये नारा ऑफिशियली आपको मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा, पुराने साहित्य में भी सब में मिल जाएगा। तो इन मराठाओं ने सब ये खड़े हो गए और साउथ इंडियंस के खिलाफ एक मूवमेंट चला। जैसे कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ एक मूवमेंट चला था, उस समय दक्षिण भारतीयों के खिलाफ एक मूवमेंट चला। दाऊद उस समय, इसको चूँकि महाराष्ट्र का रहने वाला था, मुंबई का रहने वाला था, तो इसने उसमें लीड ली। छोटे मोटे ये कहते हैं कि ये फ्रॉड का काम करता था, सोना दुगना करना, और इस तरह के छोटे छोटे जो पॉकेट मारी टाइप के, जैसे छोटा राजन तो बताते हैं कि वो टिकट ब्लैक करता था,
मुंबई के किसी पर्टिकुलर इलाके में जहाँ सिनेमा हॉल, वैसे ये भी बहुत पिटी क्रिमिनल था। लेकिन जब देखा कि यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े जो बदमाश थे, जिन्होंने हफ्ता वसूली का इन सब का काम शुरू किया था, इनके खिलाफ एक मूवमेंट चल रहा है। तो ये धीरे धीरे बाल ठाकरे साहब, क्योंकि उन्होंने ये मराठी अस्मिता निकाला था। हाँ, मराठी और दाऊद भी मराठी अस्मिता के नाम पर ही शुरू हुआ। कभी इनका आपस में कोई बॉन्ड रहा? कोई ऐसी घटना आती है कोई पुराने किस्सों में कि नहीं, इनका बॉन्ड नीचे काम किया उसने? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं है। देखिए, इनका बॉन्ड सच कोई नहीं था। दो अलग अलग लोग और एक ही टॉपिक पे चल रहे थे आगे। उन्होंने कहा साहब ये बाहर का आदमी आके यहाँ साउथ का आदमी हमारे लोगों पे सब जाति कर रहा है, लोगों को निकाल रहा है। मैनेजरियल पोस्ट सारे साउथ इंडियन्स के पास चली गई थी, जो जितने छोटे मोटे वहाँ प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेंटर वो पहले भी रहा था। लेकिन बॉलीवुड की चमक दमक से सभी उस समय 60 और 70 के दशक में आकर्षित होकर वहाँ आए थे। तो जब ये शिकायत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये मराठों का देश है, मराठा मानुष है यहाँ पर, ये हम यहाँ। ये सब भी मराठी थे? छोटा राजन, छोटा शकील, ये सब मराठी, सब यहीं के रहने वाले थे मूल रूप से दाऊद के साथ। इसीलिए देखिए, दाऊद ने बहुत चालाकी की थी और अंत तक वो उसी दिमाग का ही खाता रहा कि साहब उसने ये नहीं कहा कि साहब जैसे ये साउथ इंडियंस को भगाने के लिए नारा है तो ये भाग जाएं यहाँ पे, तो हम सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं रखेंगे। आप देखिए इनकी अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री, इसमें बहुत से लोग जो उसके नीचे थे, सबको अलग अलग काम है। नई बिल्डिंग अगर बन रही तो उसका पैसा कौन वसूलेगा, होटल अगर कोई चल रहा है उसका पैसा कौन वसूलेगा, कौन सी पिक्चर उसका मुहूर्त होने वाला है उसके पहले का पैसा कौन वसूलेगा, सबके पास अलग अलग। जैसे होटल के चेंज का काम सब छोटा राजन के पास था। बबलू श्रीवास्तव के पास जो ये काम उससे कराता था, बबलू श्रीवास्तव हालांकि जितना कन्वर्सेशन मुझसे जेल में उससे हुई, चूँकि उस समय कहीं किसी के पास कोई काम नहीं था और कर्फ्यू जैसा लगा हुआ था कोरोना के टाइम में, और जो हम लोगों का आवास है उसके पास ही सेंट्रल जेल है, तो मैं अक्सर जाया करता था, खाली समय था तो उससे मैंने तमाम उन चीज़ों पर जिसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं थी, कि जैसे मिर्ज़ा दिलशाद बेग की हत्या कैसे हुई, किसने कराई, क्यों ये चंद्रा स्वामी के यहाँ गया था, जो ये अपराध की तमाम ढेर सारी घटनाएं जिनके लिटरेचर में, जैसे जब मैं ATS में था तो बहुत सी चीज़ें आई थी। एक चीज़ उसमें देखिए आई थी कि गुलशन कुमार की हत्या हुई। दाऊद मना करता था कि हमने हत्या नहीं की। मैं आऊँगा सर उस टॉपिक पे आऊँगा सर, मैं धीरे-धीरे। तो उसमें भी ये बात आई थी कि उसकी जो असलहे बरामद हुए थे उसमें मेड इन भम्मौर लिखा हुआ था। तो ये भम्मौर कौन सी, मैं आजमगढ़ में CO सिटी रहा था, मुझे पता था कि भम्मौर वहाँ एक ऐसी जगह जहाँ पे कट्टे जो है वो बहुतायत में बनते हैं, बढ़िया किस्म के बनते हैं। तब पता किया तो दिल्ली पुलिस वहाँ, मुंबई की पुलिस वहाँ आई भी थी, बहुत बड़ी संख्या में आई थी, और फिर अल्टीमेटली वो आदमी मिल गया जो कट्टा यहाँ से ले गया था जिससे हत्या हुई थी गुलशन कुमार की। तो बहुत ढेर सारी जो जिनकी सूचना नहीं थी किसी के पास, हम लोगों के पास, चूँकि मैं STF में बहुत लंबे समय रहा, 4.5 साल करीब STF में रहा, 2 बार में मिला के करीब 7 साल रहा, ATS का फाउंडर में 4 साल उसमें रहा। तो इस दरमियान जो सूचनाएं ढेर सारी इकट्ठा हुई थी, लेकिन कन्फ्यूज़न था कि ये क्यों ऐसा कहा जाता है।